आज हम कमांड्स पे फोकस करेंगे। टोटली प्रोसेसिंग फाइल्स से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो लिनक्स की बुक है उसमें पेज नंबर कहाँ है? 85। पेज नंबर 85 से स्टार्ट करें, बल्कि 84 एक्चुअली। 84 के लास्ट में हमारे पास प्रोसेसिंग फाइल्स जो शुरू हो रही हैं, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो वन एट अ टाइम एक एक कमांड देखते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हमें काफ़ी कुछ कमांड्स देखनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉपी लाइंस ऑफ डेटा कमांड। कॉपी लाइंस ऑफ डेटा कमांड क्या चीज़ है? बेसिकली क्या करता है ये कि आपकी एक फाइल में से डेटा कॉपी करता है और उसमें आपको ऑप्शन देता है कि आप डेटा को कुछ फॉर्मेट कर सकें या किसी तरह से कुछ प्रोसेसिंग कर सकें और फिर उसकी आउटपुट किसी दूसरे फाइल में ऐड कर सकें। ठीक है। अगर आपने ये कमांड प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं की, कुछ गड़बड़ कर दिया कमांड के अंदर, तो पॉसिबल है कि आप अपनी डेटा में आप कुछ करप्शन कर दें। एंड क्या हो सकता है उससे कि या तो आप अपनी हार्ड ड्राइव को टोटली इरेज कर सकते हैं, या आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अपने डेटा को ओवरराइट कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। मतलब वो जब आप मेडिसिन लेते हैं ना कि ये मेडिसिन लेंगे अगर, तो एंड में जब रेडियो पे ऐड आता है तो लास्ट में एक लंबी सी वो डिस्क्लेमर सुना देते हैं कि इस मेडिकेशन की इम्प्रॉपर यूसेज से आपको कितनी तेज़ी से बताते हैं। तो दिस इज़ दैट डिस्क्लेमर कि अगर आपने ये वाली कमांड यूज़ की है और इम्प्रॉपरली यूज़ किया है, तो एंड में आपके साथ दिस डिस्क्लेमर इज़ देयर कि फिर आपके साथ जो होगा वो फिर इट्स डिजर्व दैट, राइट? आपको वार्निंग मिल चुकी थी, आपने फिर भी नहीं सुनी, तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में इंटरनेट पे सब हंसेंगे भी। ऐसे भी होता है ना कम, क्योंकि आप पोस्ट करेंगे कि मेरा डेटा उड़ गया, नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, सब हंस रहे होंगे, फिर आपको भी हंसना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? जो है एक कुछ ट्यूटोरियल टाइप का है ये, इसको देख लेते हैं। लिनक्स कमांड एक्सप्लेन फॉर बिगिनर्स, राइट? इसको ये लिंक सारे मैं आपको, मेरी प्रेजेंटेशन होपफुली आपके पास है तो उनमें सारे ये लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप बाद में भी इनको रिव्यू कर सकते हैं। इससे होगा कि मैं इतनी लंबी राइटिंग से बच गया हूँ। लिनक्स में ये फ़ायदा है कि सब जो हैं इतने हेल्पफुल हैं कि मेरा काम भी आसान हो गया। अच्छा, तो समटाइम्स व्हाइल वर्किंग ऑन कमांड लाइन यू मे नीड टू परफॉर्म अ कॉपी ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि डेटा किसी सोर्स से उठाकर उसको कॉपी करते हैं, लेकिन जब कॉपी कर रहे होते हैं, जो ट्रांजिट होता है ना कॉपी पेस्ट के बीच में जो सिचुएशन होती है, वहाँ पर आप डेटा को किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, जो जिस जगह जा रहा है वहाँ तक पहुँचने से पहले। ठीक है, तो देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ टारगेट, एंड इन बिटवीन आप कोई चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल एग्जांपल क्या है कि आपने एक फाइल से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया, और वो जो टेक्स्ट है उसका जो राइटिंग फॉर्मेट है वो हो सकता है कि जो यूज़र है उसने इन प्रॉपर जो अब केस फॉर्मेटिंग है वो ठीक नहीं की थी। ठीक है, तो और ये अक्सर होता है, राइट? जब आप किसी यूज़र को फॉर एग्जांपल एक फॉर्म देते हैं कि ये फॉर्म फिल आउट कर दें, तो इवन एक सिंपल चीज़ जैसे उनका नाम, नाम में आपकी सोच है कि वो कितनी अलग-अलग तरीक़ों से लोग मज़ाक करते हैं आपके साथ। अपनी नाम की स्पेलिंग जो है, वो स्पेलिंग तो चले ठीक करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, नाम के अंदर
कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो अपना नाम जो है वो मैं आपको अ, कहाँ पर कोई मैं बच गया ये है ना, मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूँ कि किन किन तरीक़ों से। ओके, हमने तो वीआई यूज़ करना सीख लिया ना, तो हम वीआई यूज़ कर मैंने एक क्लास का फ़ोल्डर भी बनाया था कहीं पर, कल मैंने बनाया था ना, डॉक्यूमेंट्स में था शायद, बैच 7 के नाम से। यस, अच्छा, तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, फ़ाइल का नाम मैं रख देता हूँ नेम्स। अब यहाँ पर अब आप सोचें, एक स्टेट ऑफ माइंड में है कि आपने अब याद करें जब इस क्लास का आपके पास एक गूगल फॉर्म आया होगा, राइट? तो इस गूगल फॉर्म में आपने अपना नाम किस तरह से लिखा? जब मैं अगर अपना नाम लिखता हूँ तो मैं अपना नाम नॉर्मल तरीके से लिखता हूँ, कोई वेरिएशन आ सकता है। मैं यहाँ पे चैट पे देखता हूँ लोगों ने नाम किस तरह से लिखा। एक है यहाँ पर हमारे पास सैयद, मैं भी अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। दो वेरिएशन हो गई। एक है यहाँ पर जिन्होंने अपना नाम लिखा है उमर, मैं उसमें लिस्ट में देख लेता हूँ ना, पार्टिसिपेंट लिस्ट में किसी ने अपना नाम लिखा है लुकमान, लिखा है। ये लोग थोड़े से नॉर्मल केसिंग में टाइप करेंगे, देखें एक और आ गए जो जिनको अपने नाम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, तो वो अपने नाम ऑल कैपिटल्स में लिखता है। इस तरह से ना, तो पीपल पुट इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना नाम की जो केसिंग है, इवन जो अपर केस लोअर केस जो प्रॉपर ग्रामेटिकल सिंटैक्स है उसको फॉलो नहीं करते, इन डिफरेंट तरीके से नाम लिखते हैं। यहाँ पर शुक्र है कोई ऐसा नहीं मिला अभी तक मुझे जिसने ये किया हुआ। हमाद भाई है ना, हमाद भाई से हम मजाक करते हैं, लेकिन हमाद भाई अगर बिल्कुल ही होते हैं ना मेंटल केस, तो वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़ा नहीं जाता, मेरे तो सर में दर्द होता है सभी देख के। अब इसको मैं एग्जिट करता हूँ। अब मेरे पास एक फाइल आ गई नेम्स की, जिसमें ये सोचें कि ये नाम जो है ना, ये आए हैं कि एक फॉर्म में किसी ने नाम सबमिट किया है मैं अपने इस क्लास के लिए स्टूडेंट्स ने, और इस तरह से हमारे पास नाम आ। अब मसला क्या है कि आप सोचें कि हमने अभी अभी सब भूल जाएं कि वो डेटाबेस और वो सारी चीज़ें, अभी अभी लेट्स जस्ट सपोज कि हमारा सिर्फ लिनक्स है और कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये नाम उठाने, और यही नाम एज इट इज़ जो लगे में हम कोई स्क्रिप्ट बनाएंगे और उससे कोई ईमेल मैसेज तैयार होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अगर एज इट इज़ नाम उठाते हैं यहाँ से, तो ये जो ईमेल है ये यूज़र को इसी तरह से जाएगी। तो मैंने क्या किया, अपना एक ही नाम दो बार लिख दिया, नहीं लिखा मैंने। तो मेरे पास है, तो जब मुझे मुझे ईमेल आएगी तो मुझे एज इट इज़ इस तरह से नाम लिखा पाएगा, ठीक है, याद रखो। सैयद मुजाहिद हसन को जब ईमेल जाएगी ना, तो बड़ा बड़ा लिखा होगा सैयद मुजाहिद हसन ऑल कैपिटल्स में, और इसी तरह से ईमेल हम भेजेंगे। उमर को जब ईमेल भेजेंगे तो उमर का नाम
लोअर केस में लिखा होगा। तो हम्माद भाई को जब ईमेल भेजेंगे हम, तो हम्माद भाई का नाम इस तरह से बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्मेट केस में लिखा होगा। तो जो ईमेल रिसीव करेगा वो बोलेगा यार अजीब बंदा है कि किस तरह से मेरा नाम लिखा है, ठीक है। लेकिन दिस इज हाउ यू प्रोवाइडेड द नेम। तो फर्स्ट करें कि और कोई भी हमारे पास टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास सिर्फ एक ही कमांड एग्जिस्ट करती है, द कॉपी लाइंस ऑफ डेटा वाली कमांड। तो वो हम यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस कमांड। अच्छा तो ये कमांड स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनी है कि हम डेटा ले सकें और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें, कोई रूल्स उस पर अप्लाई कर सकें और उसको रीराइट कर सकें। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू चेंज द केस ऑफ इनपुट टेक्स्ट यूजिंग द डी कमांड, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर करते हैं हम, डी कमांड है, फिर उसकी आर्ग्यूमेंट है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। और इसमें हम बता सकते हैं कि हम कौन से केस में जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि लेट्स सपोज हमारा रूल ये है कि सबका नाम ऑल कैपिटल्स में होना चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी कमांड यूज़ करेंगे और उसके साथ ऑप्शन में विल यूज़ कन्वर्जन इक्वल्स अपर केस के लिए यू केस, ठीक है। तो बी लाइक दिस डी कन्वर्ट यू केस। अच्छा, यहाँ पर अब क्या हो गया है कि यहाँ पर अब ये मुझसे कुछ इनपुट मांग रहा है, कोई टेक्स्ट मांग रहा है कि मुझे कोई टेक्स्ट दो, मैं किसके ऊपर ये अप्लाई करूँ, ठीक है। अच्छा, तो वो ये तो सब हमने किसी एक फाइल में सेव किया हुआ है, फिलहाल इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। मैं सिर्फ एक ऐसी अपना नाम इधर इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। और इफ आई प्रेस कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल डी, तो क्या होगा कि जो मेरा इनपुट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा रहा है कि एक रिकॉर्ड इनपुट में आया है और एक रिकॉर्ड आउटपुट में हो गया, तो ठीक है। तो एक ये रिकॉर्ड कह रहे हैं उसको, तो एक जो लाइन है उसको एज अ रिकॉर्ड बोलते हैं, और वो इनपुट में एक लाइन आई उसमें कुछ टेक्स्ट था और उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया टू अपर केस और उसकी आउटपुट दे दी, तो देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड आउट, ठीक है। और दिस इज 5 बाइट्स ऑफ डेटा। तो इस तरह से हम इन मेमोरी कर सकते हैं, ये कहीं पे सेव नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारी मेमोरी के अंदर ही ये ऑपरेशन परफॉर्म। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, देखते हैं ये कि हाउ टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू फाइल्स इंस्टेड। कि हम अच्छा अब ये नहीं चाह रहे कि हम इसको किसी हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये किसी फाइल के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम हमारे पास जो फाइल है वो तो हमारे पास है नेम्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, तो वो हमारी इनपुट फाइल बन जाएगी। तो जब हम डी कमांड यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको बताना पड़ेगा कि हम कौन सी फाइल को इनपुट के लिए ले रहे हैं। याद करें कि अभी जब हमने रन किया तो हमने कोई फाइल नहीं बताई थी, जब हमने कमांड रन की तो इसने हमसे कुछ इनपुट लिया है। इनपुट क्या दिया? सर एक बात बताइएगा, यहाँ डी कमांड से आप बाहर कैसे आए हैं? यहाँ पे मेरे पास एरर दे रहा है। कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी। तो ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट आ गया, वन रिकॉर्ड्स इन, जो हमने मैन्युअली इनपुट किया, एंड वन रिकॉर्ड आउट। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि एक एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। ये एक इसको एज अ फंक्शन ले लें कि जब भी कोई एक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो कोई इनपुट आता है और कोई आउटपुट बाहर जाता है, ठीक। तो जब हम फाइल के ऊपर ऑपरेशन ये रन करेंगे तो क्या होगा, हमें कोई एक इनपुट फाइल देनी होगी, इनपुट फाइल IF, और कोई आउटपुट फाइल देनी होगी कि हमने जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंजेस हैं, वो अप्लाई कहाँ पर, सेव कहाँ पे करना है, ठीक है। और ये वाला तो हमें बताइए ही हमने।
ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, पहले मैं डिस्प्ले कर लेते हैं। अगर हमने dd कमांड रन की, हमारी इनपुट फाइल क्या है, जो हमारी ये वाली फाइल है नेम्स, ठीक है। तो इनपुट फाइल में हमने नेम्स बता दिया। आउटपुट फाइल जो है उसमें हमें कोई और हम फाइल बना लेते हैं, तो हम कर देते हैं नेम्स, या इसको कर देते हैं यूकेस, ठीक है। तो अब इससे समझ आ रहा है नाम से हमें कि हमने नेम फाइल को अपर केस में कर दिया। और फिर हम कन्वर्जन बता देते हैं कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। जब कॉपी करनी है फाइल तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें। अब इसको अगर हम रन कर दें तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, 1 record in 1 record out कह रहा है ये, क्योंकि देयर इज़ 1 फाइल। अब अगर हम यहाँ पर ls कमांड रन करके देखें कि इस फोल्डर में क्या हुआ है, तो नज़र नहीं आ, आप ये देख सकते हैं नेम्स अंडरस्कोर यू केस एक और डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। इसको अगर मैं व्यू करूं तो होना ये चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, कि जितने भी नाम हमारे पास नेम्स के डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं वो सब इस तरह से अपर केस में कन्वर्ट हो जाएं। तो चेक कर लें। तो आप देख सकते हैं कि सारे नाम जो हैं वो सब के सब अपर केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इस फाइल की कोई एक्सटेंशन नहीं है, मैंने इस फाइल की कोई एक्सटेंशन नहीं रखी, नॉर्मल एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है बेसिकली। इस तरह से हम dd कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आपको ये समझ आ गया कि dd कमांड जो है वो यूज़ होती है टू टेक एन इनपुट फ्रॉम अ फाइल एंड गिव आउटपुट टू अ फाइल, एंड इन बिटवीन हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो आप क्लास के बाद घर पे, आपके पास पूरा वीक है, उनको स्टडी करके तो ये हो गई dd कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है diff कमांड। diff कमांड का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। दो फाइल्स में डिफरेंट कंटेंट है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझ लें। diff की जो कमांड है वो दोनों फाइल को एनालाइज करती है, और इसको हम नंबर दे देते हैं फाइल 1 एंड फाइल 2। और जब कंपैरिजन हो जाता है, जब डिफरेंस दोनों का सिस्टम समझ जाता है, तो आउटपुट में क्या आता है, एक इंस्ट्रक्शन आती है कि आप फाइल 1 को किस तरह से आपने मॉडिफाई करना है कि आपकी आउटकम फाइल 2 बन जाए, ठीक है। तो डिफरेंस समझाने के लिए लिनक्स क्या करता है, डिफरेंस बताने में, कि जो पहली फाइल है उसके अंदर सारी एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट बना देता है स्टेप बाय स्टेप, कि आपने कौन कौन सी चेंजेस अप्लाई करनी है अगर आपको फाइल 1 एंड फाइल 2 को सेम एग्जैक्ट बनाना, ठीक है। इसको देखते हैं। allows you to compare two files line by line। हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट को एज वन पीस ये नहीं देखता, ये क्या करता है कि दो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो पहली लाइन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर दूसरी लाइन को कंपेयर करेगा, इस तरह से वो आगे प्रोसीड करेगा। The diff command is most commonly used to create a patch containing differences between one or more files। मतलब क्या है कहने का,
कि लेट सपोज कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बुक का वर्जन 1 लिख लिया। वर्जन 1 का जो टेक्स्ट है वो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। अब मेरा कोई को ऑथर है और उस टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजेस कर दे, ठीक है, और वो इस सेम फाइल के अंदर नहीं, कि वो एक कॉपी बनाकर एक सेकंड फाइल में चेंजेस कर दी। अब मेरे पास दो फाइल आ गई, एक ओरिजिनल फाइल है जिसके अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा था वो पूरा है, और एक सेकंड फाइल है जिसके अंदर कुछ अप्लाइड चेंजेस हो गई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस केस में अब मसला क्या है कि मुझे पता नहीं है कि भाई चेंजेस हुआ कि कहाँ पर है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे जो को ऑथर है उसने काम कर लिया, लेकिन मार्किंग नहीं हुई हुई कि चेंजेस की कहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैं फंस गया कि यार मैं पूरी बुक दोबारा से रीड करूँगा चेंजेस पकड़ने के लिए, बट अब मैं क्या करूँ। तो इस सिनेरियो में मैं diff कमांड यूज़ कर सकता हूँ टू कंपेयर द टू डॉक्यूमेंट्स, और होगा क्या रिजल्ट में मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि चेंजेस कहाँ पर की हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। diff की कमांड है file1 एंड file2। सबसे सबसे सिंपल जो तरीका है वो है diff file1 एंड file2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स लाइक यही कर लेते हैं ना, ये इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक फाइल है, इसको हम file1 नहीं कहते, इसको हम diff file1 कर देते हैं, ठीक। और इसके अंदर हम ये टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास diff file1 क्रिएट हो गई है, और diff की file2 भी हम एक क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास दोनों फाइल आ गए। इनको थोड़ा सा वैसे चेक कर लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, ताकि हमें एक्सपेक्टेड हम रिजल्ट अपने जहन में बना सकते हैं ना कि वो होना क्या चाहिए। तो फाइल 1 में क्या कंटेंट है, ubuntu arch linux debian centos fedora। यहाँ पर ubuntu debian arch linux centos एंड fedora। अच्छा, अब देखें इसमें फ़र्क क्या क्या है। सबसे पहले फाइल 2 में एक एडिशन है ubuntu का, ठीक है। तो इसमें कितने 6 लाइंस हैं और इसमें 5 लाइंस हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि फाइल 2 में हमने लाइन 1 पे कुछ कंटेंट ऐड किया, लाइन 2 पे फिर हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, फिर डेबियन ऊपर आ गया, आर्च लिनक्स नीचे आ गया। सेंट ओएस की स्पेलिंग फ़र्क हो गई, ये कैपिटल्स में है, ये लोअर केस में, और फिर फेडोरा इज द सेम। तो कुछ चेंजेस अप्लाई हो गई हैं कि हमने ubuntu ऐड किया है, हमने आर्च लिनक्स को नीचे कर दिया, डेबियन को ऊपर ले आए, और सेंट ओएस की स्पेलिंग हमने एडजस्ट किया। तो ये डिफरेंसेस हमें विजिबली नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको अगर रन करते हैं कमांड को, diff file1 एंड diff file2, ठीक है। तो हमारी कमांड है, हमारा पहला ऑप्शन पहली फाइल है, तो दिस इज द फाइल 1 जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, एंड देन वी हैव फाइल 2 जो हमारी अपडेटेड फाइल है, ठीक है। इसको अगर हम रन करें तो आप देखें कुछ अजीब सा कुछ आउटपुट आया जो वैसे देखने में समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि आपने फाइल 1 के ऊपर क्या ऑपरेशंस करने हैं कि वो फाइल 2 बन जाए, ठीक है, कि फाइल 1 एंड फाइल 2 सेम कंटेंट हो दोनों के। अच्छा, तो इसको इसको समझें कैसे, इसका क्या वो बनेगा। तो हम देखते हैं कि आउटपुट यहाँ पे समझा रहा है, ये आ गया ना, यही आउटपुट हमें भी मिला, सेम आउटपुट, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेक्शंस दैट डिस्क्राइब द डिफरेंसेस, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा सेक्शन होंगे आपकी आउटपुट के अंदर जो जो डिफरेंसेस दिखाएंगे। अच्छा, वो किस तरह से होंगे, एक है ये वाला जिसमें आपका लेस देन साइन आएगा, एंड फ्रॉम फाइल लाइन। अच्छा,
तो हमारे पास ये आ रहा है देखिए, लेस देन साइन फ्रॉम फाइल लाइन, और एक है दूसरा ये वाला ग्रेटर देन साइन एंड टू फाइल लाइन। अच्छा, ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल फाइल है उसके अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर कोई चेंज अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग न्यू। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है इसको इसको भी देख लें, 0A1 2D2 4C4 5, इसका क्या मतलब क्या है? ये चेंज कमांड्स हैं, और हर चेंज कमांड का कोई मीनिंग है। लेफ्ट टू राइट इसका क्या मतलब है? सबसे पहला पहला क्या है? लाइन नंबर और रेंज ऑफ लाइंस इन द फर्स्ट फाइल। तो क्या इसमें आ रहा है? अगर हम पहले वाले को ऑब्जर्व करें, ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये पहली फाइल में है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये लाइन ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या है? अ स्पेशल चेंज कैरेक्टर। चेंज कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? तीन हैं चेंज कैरेक्टर्स। अगर ए है तो उसमें आप लाइंस ऐड कर रहे हैं, अगर सी है तो आप उस लाइन में कुछ चेंज कर रहे हैं, और अगर डी है तो आप वो लाइन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा पहली लाइन में, इट्स 0A। तो फाइल वन में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, और वो लाइन ऑलरेडी फाइल वन में थी नहीं। ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट इन फाइल वन। एंड जो थर्ड जो थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है? द लाइन नंबर और रेंज ऑफ लाइंस इन द सेकेंड फाइल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सेकेंड फाइल में पहली लाइन है जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बना कि जब हमारा 0A1 हमने देखा, तो ये पहली फाइल में ऐड कर रहे हैं हम ज़ीरो के बाद, तो ज़ीरो के बाद दिल बी द फर्स्ट लाइन हम ऐड कर रहे हैं, और हम सेकेंड लाइन से पहली लाइन ऐड कर रहे हैं जो उबुंटू है। ठीक है, आगे चलें। 2D2, 2D2 का क्या मतलब है? अब नोट करें कि वन जो है वो स्किप हो गया, ज़ीरो से हम डायरेक्टली टू पर आ गए। वो क्यों? बिकॉज वन के बाद यहाँ पर यूबंटू है, और फिर यहाँ पर ऑलरेडी वन हमने ऐड कर दिया कुबंटू। ठीक है, तो कुबंटू दोनों पर हो गया, एंड फिर नेक्स्ट लाइन पर दोनों यूबंटू बन गए। ठीक है, अब हम सेकेंड लाइन पर फाइल वन के आ जाएंगे जो ओरिजिनल फाइल वन थी। ठीक है, जो आर्च लिनक्स है। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है? 2D2। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा? 2D2 का मतलब कि हम ओरिजिनल फाइल की सेकेंड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है? ओरिजिनल फाइल की सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं, आर्च लिनक्स। इसको हमने डिलीट कर दिया, राइट, बिकॉज इट सेज डी फॉर डिलीट। ठीक है, तो सेकेंड लाइन की जो सेकेंड लाइन का जो कंटेंट है वो हमने डिलीट कर दिया, और हमने सेकेंड फाइल की सेकेंड जो लाइन है वो उससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड फाइल की सॉरी, हमने लिनक्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अब हमारे पास पहली लाइन पे उबुंटू आ गया, दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली यूबुंटू था। आर्च लिनक्स को हमने डिलीट कर दिया, तो थर्ड सेकेंड लाइन पर इसको लिखना ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम इस तरह से लिख करते हैं। पहले में हमने उबुंटू ऐड कर दिया, राइट, नीचे आ गया। सेकेंड लाइन में उबुंटू था ही पहले से, राइट। फिर हमने आर्च लिनक्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, आर्च लिनक्स को डिलीट कर दिया, तो उसके बाद डेबियन ऊपर आ जाएगा, राइट। तो आप देखें 1 2 एंड 3 लाइंस जो है हमारी मैच हो गई। उबुंटू डेबियन, 3 लाइन तक मामला क्लियर हो गया। अच्छा, फिर 4C4, 5।
ओके 4C4 का क्या मतलब है? 1 2 3 4। अच्छा सेंट ओ एस का क्या मतलब आएगा यहाँ पर? फोर्थ लाइन पे हमने कुछ, अब हम फोर्थ लाइन पे कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सी का मतलब है चेंज द लाइन, और हम क्या कर रहे हैं कि हम चेंज किससे कर रहे हैं? फ्रॉम लाइन 4 और 5 सेकेंड फाइल में से। तो सेकेंड फाइल में 4 और 5 क्या है? 1 2 3 4 और 5, ये दो लाइन्स हम ला रहे हैं कहाँ पर? फोर्थ की जगह 1 2 3 4 सेंटोस को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद लाइन 4 और 5 सेकेंड फाइल में से। तो अब हम इसको उठा लेते हैं, दिस विल कम, ठीक है। अगर अब हम इसको कंपेयर करें, अच्छा, और जो लास्ट लाइन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो हमारे आउटपुट में मेंशन नहीं है, तो लास्ट लाइन जो है वो एज इट इज। लास्ट लाइन जो है हमारी फाइल 1 में भी थी, फाइल 2 में थी, तो कोई चेंज नहीं है, राइट। फेडोरा एंड फेडोरा, तो वो डिफरेंस फाइल में नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। अब ये हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन हो गई दोनों फाइल्स की, ठीक है। फ्रॉम फाइल 1 टू फाइल 2 एक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट आ गई, उसको हमने फॉलो किया, फाइल 1 में वो चेंजेस अप्लाई किए यूजिंग द डेटा इन फाइल 1 एंड फाइल 2, तो हमारा आउटपुट आ गया जो फाइल 2 और ये सेम है बिल्कुल, राइट। इसको अगर हम सेव कर लें, मैं आपको कर दिखाऊँ, कैट diff file 2 एंड cat diff file 3, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस चेक कर लिया। अगर हम डिफरेंस रन करते हैं बिटवीन diff file 2 एंड diff file 3, तो देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि वो सेम फाइल्स। एक और चीज़ होती है इसके अंदर, आप जो कर सकते हैं, आप ये वाला एक फ्लैग इसमें लगा सकते हैं, -c, diff -c फाइल 1 फाइल 2 को रन करके देखते हैं। diff -c for context and diff file 1 diff file 2। अब देखें, अब क्या हुआ कि हमारे पास फाइल 1 की 5 लाइन्स आ गई एंड फाइल 2 की 6 लाइन्स आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास फाइल 2 में प्लस साइन है कि ये हमने ऐड किया, ठीक है। आर्ट्स लिनक्स हमने यहाँ से माइनस कर दिया, सेंट ओएस को हमने चेंज कर दिया, और आर्ट्स लिनक्स में भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग कुछ चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि क्या कहते हैं कि दोनों फाइल्स में चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं। एंड इसमें एक और भी फ्लैग आता है, इसमें नहीं मेंशन होगा, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, diff -y diff file 1 diff file 2। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन की, ये थोड़ा सा ह्यूमन रीडेबल है, कि हमारी ये फाइल 1 है एंड ये फाइल 2 है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको अब क्लियरली नज़र आ जाएगा, जो पहला इंस्ट्रक्शन वाला था और जो कॉन्टेक्स्ट वाला था वो समझना ज़रूरी है, लेकिन वो नॉर्मली हम लोग उसको उतना यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ मोर ऑफ व्हाट यू विल यूज़। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये मेरी फाइल 1 है, ये मेरी फाइल 2 है, कुबंटू जो है ये था ही नहीं, तो ये ऐड हो गया, आर्च लिनक्स यहाँ से रिमूव हो गया, दिस इज़, तो आपको एक पूरा कंपैरिजन इजीली नज़र आ गया, और ये प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज द diff कमांड।
ये मैंने करके दिखा दिया आपको उसी एग्जांपल पे। डिस्प्लेइंग कंटेंट्स ऑफ फाइल्स यूजिंग मोर। अच्छा, हम लोग अभी तक हमने जो फाइल्स का जो जो कंटेंट डिस्प्ले कराया है हमने कैट कमांड से कराया है, राइट? जैसे हमने कैट नेम्स इस तरह से किया। अब दिस इज़ गुड अगर आपके पास डेटा थोड़ा सही है, राइट? इतनी लाइन ज़्यादा नहीं है तो एक ही वक्त में कैट करके हमारे पास डेटा शो हो जाएगा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। मसला यहाँ पर होगा अगर हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर डेटा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, वो तो इतना लंबा स्क्रॉल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को अगर मैं अपडेट कर लेता हूँ, scroll, यहाँ पर मैं अगर इसे करूँ, ठीक है, काफ़ी सारा डेटा डुप्लीकेट कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पर कैच करता हूँ, देखें क्या होगा। मैं मतलब दिस इज़ अनमैनेजेबल, राइट? अनमैनेजेबल। मैं इसको नेविगेट कैसे करूँ कमांड लाइन पर? तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास एक कमांड है मोर। इससे क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो उसको पेजिनेशन अप्लाई हो जाती है बेसिकली उस पर, कि आपके पास एक स्क्रीन पे जितनी लाइंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से पेजिनेशन हो जाएगी, ठीक है? और फिर आप वो पेज को फ्लिप कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट पेज एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका है, जैसे हम कैट रन करते हैं इसी तरह से हम मोर लिखेंगे, मोर इज़ द कमांड, एंड हम नेम्स की फाइल को यूज़ कर सकेंगे। तो अब क्या हुआ है कि नाउ इट्स काइंड ऑफ अ पेजिनेशन। तो मैं अब इसको मोर नेम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा मैक सिस्टम है ये मेरा साथ छोड़ देगा यहाँ पर ये ज़्यादा लिनक्स फ्रेंडली है। आपकी स्क्रीन पर पेजिनेशन आ जाएगी इसकी, और आप उसको नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग द पेज अप पेज डाउन कीज और द एरो कीज, ठीक है। तो दैट्स व्हाट मोर इज। अच्छा, मोर के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जिससे हम सेलेक्टिव कंटेंट को पुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहूँ कि शुरू के कुछ जो कंटेंट जो लाइंस हैं वो मैं स्किप कर दूँ, आई डोंट नीड द फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ द फाइल, ठीक है? मुझे चाहिए फ्रॉम लाइन 3 फॉरवर्ड। तो मैं जो मेरे पास डिफ वाली फाइल थी, कैट डिफ फाइल 1, लेट्स सपोज कि मुझे एक उबुंटू को इग्नोर करना है और मुझे उबुंटू से लेके आई नीड द रेस्ट ऑफ दैट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रन द मोर कमांड। मोर कमांड के साथ आई कैन गिव अ प्लस कैरेक्टर एंड द लाइन नंबर जहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है। So I can say +1, ठीक है, एंड देन आई कैन गिव द फाइल, तो div file 2। इसमें क्या होगा कि इट विल इग्नोर द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के बाद से ही कंटिन्यू करेगा। सॉरी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। तो मुझे यहाँ पर कमांड में क्या करना है, div +2 बिकॉज आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन, ठीक है। तो दिस वे आई कैन, मैं बता सकता हूँ कि मुझे कौन सी लाइन से आउटपुट चाहिए। मोर कैन वर्क विद, मैं ये कह सकता हूँ मुझे फोर्थ लाइन से स्टार्ट करना है। दिस विल पेजिनेशन भी करेगा और ये भी स्टार्टिंग ऑन विच एवर लाइन भी मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ।
एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं किसी टेक्स्ट को ढूंढ सकता हूँ इस फाइल के अंदर और फिर उस लाइन से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इस लिस्ट के अंदर डेबियन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डेबियन कौन सी लाइन पर है और मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि किधर है। तो आई कैन से इज मोर प्लस, यहाँ पर फिर सिंटैक्स में क्या है, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन जो भी वर्ड है वो डबल कोट्स के अंदर जो भी लाइन आपको आप ढूंढ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डेबियन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, एंड आई कैन से व्हिच फाइल। तो अब क्या होगा कि फाइल को स्कैन करेगा, जहाँ पर भी पहला इंस्टेंस डेबियन का नज़र आएगा वो वहाँ पर स्टॉप करेगा, उस लाइन को पिक करेगा एंड विल प्रिंट एवरीथिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, तो आउटपुट में देख लें, इट स्टार्ट्स एट डेबियन और फिर एंटर करें। तो दिस इज हाउ यूज मोर। एक और कमांड है जो इज कॉल्ड लेस। ये लेस की तरह है, इसके अंदर थोड़ा सी लिमिटेशन ये है कि आपके पास जो मोर की कमांड में आप जब पेजिनेशन में यू कैन गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पेजेस। लेस के अंदर आप सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं, यू शुडंट बी एबल टू कम बैक। ठीक है, तो इट वर्क्स द सेम वे। लेस अगर मैं कर दूँ तो it works the same way. Mac difficulties. But you have these two options pagination के लिए, more and less. अच्छा, नेक्स्ट कमांड है हमारी वर्ड काउंट्स। वर्ड काउंट्स की जो कमांड है ये आपके ये काउंट करता है कि कितने वर्ड्स हैं, कितनी न्यू लाइंस हैं, कितनी बाइट्स हैं किसी भी इनपुट फाइल के अंदर, और एक आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वर्ड काउंट प्रिंट्स न्यू लाइन, वर्ड एंड बाइट काउंट फॉर ईच फाइल, और एक टोटल भी दे देता है अगर एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट हुई। अगर कोई फाइल सेलेक्ट नहीं हुई थी फिर एक डैश आ जाएगा। Word is a non-zero length sequence of characters delimited by white space. इसका क्या मतलब है? Word is a non-zero length sequence of characters delimited by white space. इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्ड होता है नॉर्मल तौर पे एक वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, वो सारे लेटर्स आपस में मिल मिल के लिखे जाते हैं। तो जहाँ पर भी वाइट स्पेस या एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगा वहाँ पर आपके वर्ड एक वर्ड नहीं रहा, फिर वो दो वर्ड्स कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, तो अगर हम किसी फाइल का वर्ड काउंट देना चाह रहे हैं तो हम वर्ड काउंट की कमांड है wc एंड देन उस फाइल का नाम बता दें, तो इस तरह से हो जाएगा कि wc फाइल 2। ठीक है, तो इट विल गिव यू एन आउटपुट लाइक दिस। और इसको मैं भी समझाता हूँ कि हाउ व्हाट इट मीन्स। और अगर आपने यहाँ पर आके यूज कम करता हूँ इसके, मुझे आई डोंट वांट टू टेल यू द रॉन्ग थिंग, राइट? तो चला गया। You should copy it in the presentation actually. ये लेस कमांड पे क्यों आ गया? हाँ, counts are always in the following order: new word, character, byte, maximum line length. ये मेरे पास से साउंड आ रहा है क्या?
तो we have the following different things: new line, word, character, byte, maximum length. तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? 1 2 3। फाइल नाम देख लेते हैं, cat diff file 2। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया कि कितनी हमारे पास लाइन्स हैं। ठीक है, it will display information about the file इस तरह से। एक आपके पास 3 नंबर्स आएंगे और एक फाइल नेम आ जाएगा। 5 यहाँ पर क्या है? द नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, हमारे हमारे एग्जांपल में क्या है? 6, तो हमारे पास 6 लाइन्स हैं। ठीक है, 13 इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स। हमारे पास we have 7 words because लाइन नंबर आर्च लिनक्स लाइन नंबर 4 पे हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, तो इसलिए वी हैव 7 वर्ड्स इन दिस डॉक्यूमेंट। एंड नंबर 3 वाला जो क्या कहते हैं इसको, जो थर्ड नंबर है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है। तो हमारे पास 47 कैरेक्टर्स हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और जो लास्ट है वो हमने डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्ड काउंट हम रन कर सकते हैं किसी भी फाइल पे, जिससे हमें नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। और चीज़ें हमारे पास जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। उसका ये सिंटैक्स है ls-l एंड वर्ड काउंट माइनस ls-1। इसमें हमें क्या बता रहा है कि हमारे ls-1 पाइप वर्ड काउंट माइनस l, इस कमांड से क्या होता है? इससे क्या हो रहा है कि हमें हमारी जो फाइल लोकेशन है बैच7 का जो फोल्डर है ये, इसके अंदर 8 फाइल्स हैं, वो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइल्स हमारे पास हैं। तो इससे हमें एक काउंट मिल गया कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं। तो दिस इज़ द वर्ड काउंट कमांड, जिसको हम यूज़ करके किसी भी फाइल की वर्ड काउंट्स निकाल सकते हैं और किसी डायरेक्टरी की काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हैं। गेट सेक्शंस ऑफ अ फाइल, कट कमांड। कट कमांड से क्या होता है कि हमारे पास कोई फाइल है, उसके अंदर से कोई सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को कट आउट करके हम पुल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इसका कुछ है अच्छा सा ट्यूटोरियल सा। तो कट कमांड है हमारे पास, उसके अंदर साथ में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी कैन यूज़ द -f कमांड्स। अगर हम -f कमांड यूज़ कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें कोई फील्ड या सेट ऑफ फील्ड्स बताएंगे जिसको हमें यूज़ करना है। मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, हम बाइट्स यूज़ कर सकते हैं कि हम कितनी बाइट्स को कट करना चाह रहे हैं। हम कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं कि सर्टेन नंबर या रेंज ऑफ कैरेक्टर्स हमें कट करने। और भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम डिलिमिटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो अच्छा, द कट कमांड कैन एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट फाइल नेम्स। अगर कोई फाइल नहीं हमने स्पेसिफाई की तो फिर एक स्टैंडर्ड इनपुट रीड करेगा। हाउ टू कट बाय फील्ड, ये अच्छा। Cut command is mostly used to display selected fields from each line of files or the standard input. जब कोई फाइल स्पेसिफाइड करेंगे तो नॉर्मल डिलिमिटर टैब कंसिडर किया जाएगा। ये क्या हम कह रहे हैं इधर?
In the example below, we will use the following file. All fields are separated by tabs. Okay. इस एग्जांपल में हो क्या रहा है कि हमारे पास एक टेस्ट फाइल है जो आप समझें कि दिस कैन बी कंसिडर्ड लाइक किसी स्प्रेडशीट से डेटा कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक टैब लिमिटेड फाइल है। जब हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं ना, वो नॉर्मली या तो कॉमा सेपरेटेड होती हैं या टैब सेपरेटेड होती हैं। तो यहाँ पर टैब सेपरेशन में नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे काम हो रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उस पूरे स्प्रेडशीट में जो टैब डिलिमिटेड है, ये दीज आर फील्ड्स। हर टैब के बाद हमारी फील्ड का काउंट बढ़ जाता है। तो सबसे जो लेफ्ट पर है, दिस इज़ फील्ड 1, ठीक है। फिर टैब आ रहा है बीच में, टैब के बाद दिस इज फील्ड 2, फिर टैब है, फिर देन यू हैव फील्ड 3, फिर यू हैव अ टैब फील्ड 4 एंड देन टैब एंड देन फील्ड 5। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास 5 फील्ड्स हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम कुछ इसमें से डेटा पुल करें, लेकिन हमें सिर्फ पहला और तीसरा कॉलम जो है वो चाहिए, तो हम उसको पुल कर सकते हैं यूजिंग द फील्ड्स ऑप्शन एंड स्पेसिफाइंग कि हमें कौन सी फील्ड्स चाहिए। तो अगर हम फील्ड का ऑप्शन सेट करें एंड देन कॉमा सेपरेशन में फील्ड्स बता दें कि 1 पहला कॉलम चाहिए, कॉमा से सेपरेशन, और तीसरा कॉलम चाहिए, तो आउटपुट में क्या होगा कि पहला कॉलम जो होगा उसकी सारी जो वर्टिकली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, फिर टैब आ जाएगा एंड देन थर्ड कॉलम की जो भी वैल्यूज़ हैं वो भी डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट। इसको हम कैसे करें कि हम एक फ़ाइल बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं गूगल शीट पे, गूगल शीट पे जाते हैं। यहाँ पर एक हम सैम्पल फाइल कोई बना लेते हैं। उसको हम कहते हैं लिनक्स कट एग्जाम्पल कर लेते हैं, या इसको टैब डिलिमिटेड एग्जाम्पल फाइल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर हम डेट दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, कुछ यहाँ पर हम देते हैं कि अमाउंट डाल देते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं, प्रोडक्ट अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं। अब ये हमारे हेडर्स बन गए। यहाँ पर हम कोई डेट्स डाल देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जनवरी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो जनवरी 2020, और हम ऐसे कर लेते हैं कि +1 करके हम बहुत सारा डेटा ऐड कर देते हैं, आज तक का डेटा ऐड कर देते हैं, 100 डेज का डेटा हम ऐड कर देते हैं। 100 डेज के डेटा के साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम हमने लिखे हुए थे, हो जाएंगे। तो ठीक है, हमारे पास कुछ नाम आ गए, प्रोडक्ट्स चाहिए हमें। प्रोडक्ट्स के नाम उठा लेते हैं। यहाँ से उठा लेते हैं।
ऐसी कोई सैम्पल डेटा सेट बनाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है। आपको डेटा सेट्स बनाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। रैंडम है लेकिन इट्स इफेक्टिव। ये डेटा हम पर बाद में भी यूज़ कर सकेंगे। चाहिए प्रोडक्ट्स आ गए और हमें कुछ अमाउंट्स बताने हैं। अमाउंट तो सिंपल ऐसे कर लेते हैं कि $100 से स्टार्ट करते हैं और इसको 5 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसको करेंसी बना देते हैं। अब हमारे पास एक कुछ डेटा सेट आ गया। ठीक है, अब फर्ज करें इसको मैं डाउनलोड करता हूँ टैब सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, अब मेरे पास ये टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ डाउनलोड हो गई हैं और मैं इसको ऐसे करता हूँ, डाउनलोड से उठाकर मैं इसको मूव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास कहाँ था, बैच 7 में। बैच 7 में मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ अगर, तो मेरे पास बैच 7 में आई हैव द टैब डिलिमिटेड एग्जाम्पल फाइल। इसका नाम कुछ कुछ मैनेजेबल है। अच्छा, अब इसको मैं अगर रीड करूँ तो मेरे पास कंटेंट आ गया, काफ़ी सारा डेटा आ गया और ये टैब डिलिमिटेड है। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे इस ये जो पूरा आउटपुट आया था, मेरे लिए डेट रेलेवेंट है, मेरे लिए फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे लिए डेट भी रेलेवेंट है, प्रोडक्ट भी रेलेवेंट है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि किसने कितना खर्चा किया। ठीक है, तो आई एक्चुअली नीड द सेकंड कॉलम, नेम का एंड अमाउंट का। ठीक है, नेम एंड अमाउंट। तो मैं उसको किस तरह से कॉल कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ द कट कमांड। राइट, आई कैन यूज़ द कट कमांड। और मैं क्या करूँ कि कट करूँ, फाइल का नाम दूँ, फील्ड का ऑप्शन सेट करूँ कि मैं फील्ड पे कट करना चाह रहा हूँ और मैं बता दूँ कि मुझे कौन से फील्ड्स पे मुझे एक्सट्रैक्शन करनी है डेटा। तो मुझे चाहिए कौन से चाहिए थे, मुझे पहला सेकंड कॉलम चाहिए एंड फोर्थ कॉलम चाहिए। तो आई कैन रन द कट कमांड, आई गिव द फाइल नेम, फील्ड ऑप्शन सेट करूँ और 2,4। क्या हो गया, क्या मसला हुआ? क्या गलत किया मैंने भाई? फाइल तो सही है ना मेरी? हो सकता है मेरी फॉर्मेटिंग रीड ना कर रहा हो ये, दैट कुड बी द प्रॉब्लम। इसको कॉपी करके वी में और बना दूँ टैब फाइल, ये भी ट्राई कर लेता हूँ।
दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। मैंने अब लोकल फाइल बना लिया। कभी कभार ये मसला होता है कि वो फाइल फॉर्मेटिंग का चक्कर होता है जब डेटा सेट बनाते हैं ना। कट tab file.txt -f to command for कट -f पहले क्या है? कट -f tab file.txt illegal list value। लिस्ट का ऑप्शन है। लिस्ट का कौन सा ऑप्शन है? दिस शुड वर्क। लिस्ट का अच्छा नहीं, इलीगल लिस्ट वैल्यू में क्या है? आए अब हम इसको एयर की कौन सी बात कर रहे हो सर? ऑर्डर का मसला है। डिलिमिटर तो टैब ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट है ना। मैनुअल में जाते हैं करते हैं। उन्होंने चेंज कर दिया लुक्स लाइक। अच्छा इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। extract the login name from the system password file as name shell pairs। cut d सारा डेटा आ गया। कट -d फिर कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं यार वो गलत है कि -d जो है वो अगेन डिलिमिटर कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ द टैब कैरेक्टर। ये तो हम चाह नहीं रहे ना, हम तो टैब पे करना चाह रहे हैं। द लिस्ट स्पेसिफाइज field separated in the input by field delimiter character। see the -d option। चल रहा है आप लोगों के पास? यार ये क्या मसला है मजाक है। तो एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि आपके पास चल रहा है। अब चल रहा है। व्हाट इज इट? हद होती है कोई। अब चल गया। व्हाट डिड आई डू डिफरेंटली? मैंने सेम एग्जैक्ट कमांड पहले भी रन कर रहा था।
अब चल गया, आई डोंट नो, यही चीज़ मैंने पहले भी रन की थी। है ना, होता है ना। अभी बोला भाई मेरे लिए ड्रिंक बना के लाए। खैर, हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। द कमांड इज़ वर्किंग। कट कमांड से हमने क्या किया कि हमने जो हमारी टैब वाली फाइल थी, टैब वाली फाइल में से नेम आ गया और अमाउंट आ गया। तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास जो ओवरऑल एक पूरी जो स्प्रेडशीट का, ये आप समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ई कॉमर्स पे अगर काम कर रहे हैं और आपके कस्टमर्स हैं, वो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनका सारा जो डेटा है वो किसी टेबल में जा रहा होगा। तो वो उससे अगर आप डेटा डाउनलोड करते हैं, वो एक किसी कॉमा सेपरेटेड फाइल में या टैब सेपरेटेड फाइल में आप सेव कर सकते हैं। और अगर टैब सेपरेटेड फाइल है तो इस तरह से हम उसके अंदर पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन व्यू करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम एंड डॉलर अमाउंट्स के कितने पैसे खर्च किए हैं वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड टाइम चलेगा, चल रहा है। ये जो डेटा है इस वक्त ये मेमोरी के अंदर चल रहा है। अगर हम इसको क्योंकि अगर आप जो हमारी नॉर्मल फाइल है उसको अगर व्यू करेंगे तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुई है। ये जितनी भी कमांड्स हम रन करते हैं, ये सब सिर्फ मेमोरी के अंदर हो रही होती है। ठीक है, अगर हमें इसको सेव करना है और इस फाइल को यूज़ करना है या किसी को सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो कमांड रन करते हैं इसके साथ आगे ग्रेटर देन साइन लगा के एक फाइल नेम दे सकते हैं जहाँ पर हमें जो भी डेटा कलेक्ट होगा उसको कहीं कहीं सेव करना है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं टैब फाइल या नेम एंड अमाउंट तरह से करना है फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा कि टैब फाइल में से डेटा उठाया, उसको दो कॉलम्स उठाए और वो नेम एंड अमाउंट फाइल में हमने सेव कर दिया। तो अगर हम नेम एंड अमाउंट खोलेंगे तो उसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है, इसको हम कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल या जो भी करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, display results of finding expressions in grep command. The grep command in Linux, इसको हम यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट में किसी फाइल के अंदर सर्टेन टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है ग्रेप का? इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, तो ग्रेप फॉर शॉर्ट। ये बहुत पावरफुल कमांड है, ये काफ़ी यूज़ भी होती है। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि हमारे पास ग्रेप का कीवर्ड होता है, ऑप्शंस होते हैं कुछ, अगर कोई हमें पैटर्न जो हमें सर्च करना है वो, और फिर कौन सी फाइल में हमें सर्च करना है। तो सबसे बेसिक यूसेज जो है ग्रेप कमांड की वो क्या है कि हमारे पास कोई एक फाइल है, उसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट ढूंढना है। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा? तो हमारे पास ग्रेप का वर्ड होगा, फिर हमारे पास वो टेक्स्ट होगा जो हमें सर्च करना है और कौन सी फाइल में उसको सर्च करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो हमने नई फाइल बनाई है एट नेम एंड अमाउंट वाली, इसमें अगर मैं सर्च करना चाहूँ किसको हम ढूंढें, असद अली ने सबसे बड़ा प्रोडक्ट खरीदा है, तो असद असद ही सर्च कर लेते हैं या असद अली सर्च कर लेंगे। असद असद पे सर्च करते हैं।
grep असद नेम एंड अमाउंट। तो अब क्या हुआ है कि मेरी नेम एंड अमाउंट फाइल में फाइंड किया है असद के नेम को, असद के नेम को, और वो सारी लाइन जहाँ पर असद मेंशन्ड है वो सारी आउटपुट में आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर दो असद हैं, एक असद अली है, एक असद खान है। तो अली चाहिए मुझे अगर, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई हमें, नो सच फाइल और अली इज़ नॉट अ फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रैब कमांड रन की है इसने, असद को इसने सर्च किया है, असद के बाद जो स्पेस आया है ना, वहाँ पर इसने क्या सोचा है कि अली भी, मैं कोई एक फ़ाइल अली है उसमें सर्च करना चाह रहा हूँ और एक फ़ाइल नेम एंड अमाउंट है उसमें सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम कि ग्रैब जब हम करेंगे तो देयर कैन ओनली बी वन सर्च पैटर्न, और वो पैटर्न जो है वो अगर एक वर्ड से ज़्यादा है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि हम असद और असद को ढूंढ रहे हैं दो फाइल्स के अंदर, एक्चुअली हम असद अली को ढूंढ रहे हैं एक फाइल के अंदर। उसका क्या तरीका है कि हम इसको डबल कोटेशंस में इसको इनक्लोज करते हैं। तो दोबारा से अगर इसको करें ग्रैब, ठीक है, अब क्या है कि अब ये इस पूरे पैटर्न को ढूंढेगा और फिर हम फाइल बता दें। ठीक है, तो अब हमारे पास उस पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर से फिल्टर होके सिर्फ वो डेटा आ गया जो असद अली का है। चलिए, इस तरह से हम grep कमांड यूज़ कर सकते हैं। grep के और भी काफ़ी सारे यूसेज हैं, इसमें देखते हैं अगर कुछ और हमें करना चाहिए तो हम कर लेंगे। यूजिंग grep टू फिल्टर द आउटपुट ऑफ अ कमांड, रिकर्सिव सर्च, ये हम कर सकते हैं, ये वाला अच्छा आइडिया है। अच्छा, फ़र्ज़ करें थोड़ा सा एक सिनेरियो बनाते हैं। अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं रन कर सकते हैं। अभी मैं बैच 7 के अंदर हूँ और इसमें एक टैब डिलिमिटेड फाइल मैंने बना ली थी। लेट्स सपोज हाँ, कि हम क्या करें कि जो हमारी टैब फाइल है ना, नेम एंड अमाउंट वाली जो फाइल है, लेट्स सपोज कि ये हमारा एक एक इनकमिंग स्ट्रीम है हमारे पास। हम हमारा एक स्टोर नहीं है, हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम कोई, लेट्स सपोज हम मैकडोनल्ड्स हैं। ठीक है, हमारा एक स्टोर नहीं है, हमारे पास हज़ारों लाखों स्टोर हैं। और ये भी फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हर स्टोर का अपना, देयर इज़ नो सेंट्रल ट्रांजैक्शन सिस्टम। जितने भी स्टोर्स हैं उन सब का अपना अलग अलग ट्रांजैक्शन सिस्टम है। तो जब भी आप कोई कस्टमर आता है पेमेंट करता है तो वो उस स्टोर के पास डेटा सेव होती है और फिर वो डेटा हम बाद में सारे स्टोर्स का मिला के कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इस केस में जो नेम एंड अमाउंट वाली फाइल है हमारी, नेम एंड अमाउंट वाली जो फाइल है, इसको अगर हम इसको कर देते हैं लोकेशन 1, ठीक है, और इसके
इसकी हम कॉपी बना लेते हैं, लोकेशन 2 बना लेते हैं, लोकेशन 3 बना लेते हैं, 3 लोकेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, और एक और काम करते हैं कि इसको एक फोल्डर में मूव कर देते हैं, ट्रांजैक्शंस के फोल्डर में मूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इनके फोल्डर में 3 फाइल्स हैं, हमारे 3 मैकडोनल्ड्स हैं, तीनों मैकडोनल्ड्स पे ट्रांजैक्शंस हुए हैं कुछ। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि असद अली के कितने जो हैं वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं और वो उनके डॉलर अमाउंट हमें अगर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रैब कर सकते हैं और रिकर्सिव ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हम बैक जाते हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, ग्रैब, हम रिकर्सिव ग्रैब करेंगे। रिकर्सिव का क्या मतलब है कि जहाँ जिस लोकेशन पे हम बता रहे हैं उसमें हर फाइल के अंदर जाके आपने ये सर्च अप्लाई करना है। फिर हमें असद अली को सर्च करना है, तो हमें कहाँ सर्च करना है, हमें करना है ट्रांजैक्शन के फोल्डर के अंदर। अब देखें क्या हुआ ये कि ट्रांजैक्शन के फोल्डर में लिनक्स एंटर हुआ और उस फोल्डर में जाके हमारे पास 3 फाइल्स प्रेजेंट थी, लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3 की, और उन सब में असद अली का जो जो डेटा है वो सारा उठ के आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स हम किसी भी सर्च पैटर्न को पुल करके उसका डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, so this is how we use the grep command. ठीक है, मेरे ख्याल से स्ट्रीम एडिटर, अच्छा, हमने एक यूज़ किया था जो dd वाली कमांड थी, उसके अंदर हमने थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस की थी। एक और कमांड है इसी तरह की, कॉल द स्ट्रीम एडिटर, और sed कमांड, इससे हम इससे भी हम टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम एडिटर का देखते हैं। How to use the said stream editor to find and replace strings in files। अच्छा, तो हम यही एग्जांपल लेके चलेंगे जो हमारी क्या चीज़ है, जो हमारे पास 3 लोकेशंस हैं और हमारे पास अगर हम वही कमांड रन करते असद के ऊपर, तो विल हैव 2 डिफरेंट असद, राइट। हमारे पास असद अली भी है और असद खान भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिनेरियो ये मैं बना रहा हूँ अभी कि हमारे पास जो 2 असद अली और असद खान है, एक्चुअली में ये मिस्टेक हो गई थी, इट्स एक्चुअली द सेम पर्सन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देयर इज़ नो असद, असद अली तो है नहीं, देयर इज़ असद खान। ठीक है, तो हमें करना यह है कि असद अली को चेंज करना है टू असद खान। तो जितना भी डेटा हमारे पास है, वी हैव टू स्विच इट फ्रॉम असद अली टू असद खान। तो इसके लिए वी कैन यूज द स्ट्रीम एडिटर फंक्शन। अच्छा, तो इसके काफ़ी डिफरेंट वर्जन्स हैं। Mac OS uses the BSD version, Linux uses the GNU version. Pre-installed by default will use the GNU version. तो दुआ मैं कर रहा हूँ कि मेरा फिर भी काम चल जाए।
विल ट्राई दिस। आप लोग भी इसको साथ साथ सर्च ट्राई करें, ताकि अगर मेरे पास ना चल रहा हो तो ये सिर्फ ये रीज़न हो कि मैक और लिनक्स का फ़र्क है। लेकिन मैं कमांड लिनक्स वाली से कहूँगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग विद। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? The general form of searching and replacing text using the stream editor इस फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है the stream editor command sed। बाय इसमें फिर -i का फ्लैग लगा हुआ है। By default, sed writes its output to the standard output. Option tells sed to edit files in place. फाइल्स को इन प्लेस अपडेट करना। The substitute command probably the most used command in sed, ये वाली substitute। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि find and replace कर रहे हैं, तो there is a text जिसको हम substitute कर रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि ये फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं, ये हमारे यहाँ पर डिलिमिटर्स हैं। ठीक है, तो बिटवीन द डिफरेंट जो पैटर्न है हमारा कि हम जो फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड बता रहे हैं, उसके बीच में फॉरवर्ड स्लैश से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सी जो वैल्यू है वो किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा एस आ गया फॉर सब्स्टिट्यूट। अच्छा, फिर सर्च का रेगुलर एक्सप्रेशन कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम ढूंढ क्या रहे हैं, और फिर उसकी रिप्लेसमेंट कि हम उससे रिप्लेस किस चीज़ से करना चाह रहे हैं। तो हमारे एग्जांपल में हमने क्या कहा कि हम असद अली को रिप्लेस करना चाह रहे हैं असद खान से। ठीक है, तो हमारे पास सर्च रेज एक्स में क्या हो जाएगा, असद अली, और रिप्लेसमेंट में आ जाएगा असद खान। और जी जो लास्ट हमारा एक ऑप्शन लगा हुआ है, फ्लैग है, इससे क्या होगा कि ये ग्लोबल अप्लाई होगा। ठीक है, तो stream editor reads the file line by line and changes only the first expression on the line. When the replacement flag is provided, all the occurrences will be replaced. ठीक है, और इनपुट फाइल हमें बतानी है कि कौन सी फाइल हम बता रहे हैं कि कौन सी फाइल को ये कौन सी फाइल के ऊपर ये कमांड अपडेट चलानी है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करते हैं पहले। अच्छा, तुम्हारे पास है स्ट्रीम एडिटर, हम फाइल को डायरेक्टली अपडेट करना चाह रहे हैं, फिर हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आएगा। तो अच्छा, इसमें आप देख लें कि जो पूरा एक्सप्रेशन है वो सिंगल कोट्स के अंदर हम पूरा प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल कोट हम स्टार्ट करेंगे। हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वी डू द सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। फिर हम बताएंगे कि कौन सी वैल्यू हमें जो वो कौन सी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर कौन सी वैल्यू, असद अली। ठीक है, फिर हमारा फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा कि यहाँ तक हमारी वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं। फिर हमारा रिप्लेसमेंट टेक्स्ट आ जाएगा विच इज असद खान। ठीक है, एंड यहाँ तक हमारा टेक्स्ट खत्म हो गया। फिर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे एंड वी आर डूइंग दिस ग्लोबली। और ये हमारा स्ट्रीम एडिटर का जो फाइंड एंड रिप्लेस का जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर एंड हो गया। और लास्ट जो हमें ऑप्शन देना है, जो हमें फाइल का नाम बताना है कि ये कौन सी फाइल पे हमें काम करना है। तो लेट्स डू दिस ऑन transaction/location1। इसको अगर हम रन करें, इनवैलिड कमांड कोड टी, क्या हुआ?
माशाल्लाह जी। अच्छा, ये मेरे मैक वाला मसला चल रहा होगा अगेन, तो मैं इसको मैं ये -i वाला हटा देता हूँ। हो गया आई थिंक काम मेरा। तो मेरे पास जो -i वाला फ्लैग है वो मैक पे काम नहीं कर रहा, तो आप लोग -i वाले फ्लैग से ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं -i फ्लैग से क्या होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है उसी के अंदर डायरेक्टली चेंजेस हो जाती हैं। तो मेरे पास वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा कि मैं इसको अपडेटेड कोई फाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास लोकेशन 1 एंड लोकेशन 1 अपडेटेड में फ़र्क होना चाहिए कि जो जहाँ पर भी असद अली था वो असद खान हो जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए डिफरेंस विद वाई फ्लैग चला के देख लेता हूँ। लोकेशन 1 एंड लोकेशन 1 तो यहाँ पर आ गया है मेरे पास। आप देख सकते हैं कि ये असद अली टू असद खान हो गया। जो जहाँ जहाँ पर भी मुझे असद अली नज़र आएगा मेरी पहली फ़ाइल के अंदर, वहाँ पर सेकंड फाइल में इट शुड बी स्विच टू असद खान। तो यू कैन सी। तो ये स्ट्रीम एडिटर है, इससे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करके वी कैन डू फाइंड एंड रिप्लेस और इस तरह के ऑपरेशंस हम रन कर सकते हैं। स्प्लिटिंग फाइल्स। अच्छा, स्प्लिटिंग फाइल्स में हम क्या करते हैं, ये ट्यूटोरियल भी खोल लेते हैं। स्प्लिटिंग फाइल्स इज अ सिंपल थिंग कि हमारे पास एक फाइल है, उसको हमें ब्रेक करके वी वांट टू क्रिएट मल्टीपल फाइल्स जो छोटी फाइल्स हो जाएं उससे। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि वी कैन स्प्लिट फाइल्स इनटू पीसेस। तो यहाँ पर इन्होंने क्या assume किया हुआ है कि दे हैव अ फाइल कॉल्ड, क्या पता नहीं क्या कहते हैं इसको, वी यूज द स्प्लिट कमांड टू ब्रेक इट इनटू पीसेस। क्या तो हम अगर ऐसा करें कि जो हमारी स्प्लिट फाइल थोड़ा सा ना मैसी हो जाती है, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ अपडेटेड वाली को यहाँ पर, इसको नाम दे देता हूँ स्प्लिट। अगर मैं इसको फाइल को स्प्लिट करना चाहता हूँ तो सबसे इजी तो ये है कि मैं जस्ट फाइल कमांड दे दूँ स्प्लिट की, एंड आई कैन गिव अ फाइल नेम के मुझे कौन सी फाइल को स्प्लिट करना है। तो लेट्स जस्ट डू इट स्प्लिट और फाइल नेम बता देते हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल को लिया है और उसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो अगर मैं अब यहाँ, इससे पहले जब मैंने देखा था तो इस पूरे फोल्डर में सिर्फ एक फाइल थी। अब यहाँ पर एक फाइल और क्रिएट हो गई है कॉल्ड XAA। इसको अगर मैं व्यू करूँ
तो इसके अंदर सारी पूरा डेटा अभी भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ अभी बताया नहीं है कि क्या करना क्या है। अच्छा, split command with the option, split files with line numbers, ये मुझे अगर चाहिए फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ यूजफुल थिंग। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे फाइल को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है इन लाइंस, तो मुझे न्यूमेरिक वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं आ रहा, इसको छोड़ते हैं, मैं खुद से बना देता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें ब्रेक करना है इनटू मल्टीपल लाइंस, तो मैं कैसे करूँगा? मेरा जो डेटा था, अरे यार बंद कर दिया मैंने, टैब डिलीटेड। इस डेटा के अंदर मैंने जो एग्जांपल बनाया था उसमें एक एक जो इटरेशन थी उसमें 12 लाइंस थी, फिर वो रीस्टार्ट हो रहा था नाम, राइट। तो 12 हम ऐसे करते हैं कि इस पूरी फाइल को ब्रेक करते हैं आफ्टर एवरी 12 लाइंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें ब्रेक करना है तो वी कैन स्प्लिट द फाइल इन यूजिंग लाइंस। तो वी डू स्प्लिट माइनस एल फॉर लाइन, कि हमें लाइंस पे ब्रेक करना है आफ्टर हाउ मेनी लाइंस, और फाइल नेम। तो स्प्लिट करना है हमने, लाइंस पे स्प्लिट करना है, 12 लाइंस पे हमें स्प्लिट करना है, और हमें लोकेशन 1 अपडेटेड को स्प्लिट करना है। इसको मैंने रन किया, तो अब क्या हो जाना चाहिए कि लोकेशन 1 अपडेटेड वाला जो फाइल है उसका जितना कंटेंट है उसको रीड करेगा, और एवरी 12 लाइंस के बाद इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर दैट कंटेंट। तो हर फाइल में 12 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब देखूं कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, एक्स ए बी ए सी ऑल द वे टू ए आई, ठीक है। अब मैं किसी भी फाइल को अगर ओपन करूँ, एक्स ए को अगर मैं व्यू करूँगा, ठीक है, तो इट विल हैव द फर्स्ट 12 लाइंस। तो यहाँ पर क्योंकि नेम एंड आउटपुट है तो ये थोड़ा सा एग्जांपल ख़राब हो गया, बट नो मैटर, यहाँ पर 12 लाइंस आ गई। और फिर मैं अगर एक्स ए बी ओपन करूँगा तो अगेन इट विल बी 12 लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि मैंने जो मेरे पास एक जो इतनी बड़ी फाइल थी उसको मैंने ब्रेक कर दिया इनटू मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। और ये ऑल द वे टू एक्स ए आई में प्रॉबली कम लाइंस होंगी, बिकॉज एड में जितनी भी रह जाएंगी वो आ जाएंगी, तो एक्स ए आई में जो भी है इट विल बी लेस। लेकिन एक्स ए आई से पहले जितने भी फाइल्स हैं उन सब में 12 लाइंस होंगे। क्या है आप लोग? थक गए तो रुक सकते हैं, आगे चलना है तो आगे चल सकते हैं, मर्जी है। थोड़ी देर और कर लेते हैं, आई थिंक हमारे पास ज़्यादा नहीं बची हैं कमांड्स। मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ? स्प्लिट तक कर लिया ना, तो ये मेरे पास सॉर्ट और यूनिक बच गई हैं, फिर कंप्रेशन वाली चीज़ें हैं कुछ, और ये तो इजी है। तो हम ऐसा करते हैं, मैं समझ गया, सॉर्ट और यूनिक कर लेते हैं, और फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि यूनिक के बाद फिर हम रुक जाएंगे,
ठीक है। अच्छा, sorting डेटा बहुत सिंपल सा है कि हमने जो हमारे पास जो कंटेंट है हमारे पास जो लोकेशन 1 वाला जो डेटा है, इसको ये अभी ना मैसी सा हुआ है, इसमें कोई sorting नहीं हुई थी, तो ये इसको अगर मैं चाहूँ कि मैं इस डेटा को sort कर देता हूँ, तो sort कैसे होगा कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, sort की कमांड है और फाइल नेम है। अब क्या हो गया कि जितना भी कंटेंट मेरा था वो सारा सॉर्ट होके आ गया, तो अब मुझे हर कस्टमर का नाम आ गया और उनका अमाउंट आ गया, और वो एक सबके ग्रुप हो गए। ठीक है, तो सबके पास अभी सेक्शन आ गया। अच्छा, असद खान का जो है वो सेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, वाई, बिकॉज हमने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस टाइप के बन गए सॉर्टिंग की वजह से। अच्छा, नोट करें कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुआ है ए टू जी। ठीक है, अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है सॉर्ट, तो इट्स द सेम थिंग, हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लैग हम -r लगा देंगे और फिर हम फाइल नेम बता देंगे, तो क्या होगा कि इट विल सॉर्ट बैकवर्ड्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जी टू ए। ठीक है, अगर नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं फाइल्स को, एंड वी कैन रिमूव रिपीटेड लाइंस यूजिंग यूनिक। अच्छा, अगर हमने, और मैं इसको दोबारा सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रॉबली असद खान में नहीं यूनिक रहेंगे, क्योंकि इसमें मसला ये है कि अमाउंट फ़र्क है। मैं ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जांपल उमर का जो डेटा है यहाँ पर, इसको मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ, कुछ मैं ऐसे करता हूँ, वी में जाते हैं और उमर का जो डेटा है ये वाला उमर 575, इसके हम 3-4 सेक्शन बना देते हैं, 3 बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, मैं अगर सॉर्ट कर दूँ दोबारा से, एंड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर कुछ रिपीटेड वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अगर मैं, अगर अब ये दिस लुक्स लाइक अ मिस्टेक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ क्लीन अप करना चाहें कि एक्चुअली में ये तीनों नहीं होने चाहिए, मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए यूनिक कमांड है। ठीक है, यूनिक से क्या होगा कि हमें यूनिक, और फिर मैं फाइल नेम बता दूं, ठीक है, तो इट विल ओनली शो 1। अच्छा, यहाँ पर एक मुझसे गलती हुई है एग्जांपल बनाते वक्त, ये है कैट। हाँ, अब आप देखें कि यहाँ पर यूनिक कमांड दोबारा से चलाता हूँ। हाँ, मैंने यूनिक कमांड चलाई है, जो लास्ट में हमारे पास 3 जो डिफरेंट आ रहे थे रिकॉर्ड्स उमर के, वो अब
एक बन गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर अभी भी एक और आ रहा है उमर के नाम से 575। तो अभी भी ये पूरी तरह से यूनिक नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये है कि नॉर्मल जो डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जब आप यूनिकनेस के ऊपर काम करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो डेटा है ये कंपेयर होगा टू ऑल द डेटा इन द फाइल, ठीक है, या ऑल द डेटा इन द टेबल अगर रिलेशनल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है लिनक्स में कि वो इट गोज फ्रॉम लाइन टू लाइन। तो एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ। हम फाइल को ऐसे ही खोलते हैं। होगा क्या है कि जहाँ से ये फाइल शुरू हो रही है पहली लाइन आएगी और दूसरी लाइन आएगी। लिनक्स चेक करेगा कि क्या ये सेम डेटा है। अगर सेम डेटा नहीं है तो इट विल काउंट एज यूनिक, तो दोनों लाइंस हमारे आउटपुट में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट 2 लाइंस पे करेगा एंड देन इस तरह से एक एक लाइन 1 लाइन एट अ टाइम कंपेयर होगी, ठीक है। और जहाँ तक अगर कोई भी चेंज है डेटा के अंदर, जैसे ये सारी इवन दो के असद खान है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट है तो इट काउंट्स एज अ यूनिक लाइन। तो इस तरह से ही नीचे आती रहेगी। हमारा जो यूनिकनेस यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब देखें यहाँ पर एक डेटा ये आया है उमर 575। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि उमर एंड लुकमान में तो फ़र्क है, तो दिस काउंट्स एज यूनिक। अच्छा, तो ये आगे आ गया। अब जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगेन उमर आया, और जब ये दोनों लाइंस कंपेयर हुई तो लिनक्स ने कहा कि ओके दिस इज अ सेम डेटा, तो इनमें से सिर्फ एक लाइन को रखेगा, ठीक है, एक लाइन डिलीट कर देगा। फिर अगेन अगली लाइन से कंपेयर करेगा तो ये देखेगा कि ये तो फिर अगेन सेम डेटा है, तो फिर ये एक लाइन को रखेगा। तो ये तीनों को नहीं, तीनों नहीं आएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा, 2 रिमूव हो जाएंगे। अब गड़बड़ कहाँ हुई है कि यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी ये डेटा भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन यूनिक कमांड स्टैंड अलोन इसको बीट नहीं कर सकता। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब हम यूनिकनेस अप्लाई करना चाहें तो पहले हम सॉर्ट कर लें और फिर हम यूनिक कर लें। तो पहले हम सॉर्ट कमांड रन करें लोकेशन पे, और इसको हम एक जगह सेव कर लेते हैं क्योंकि सॉर्ट जो है वो मेमोरी में हो रहा था, फाइल एक्चुअली चेंज नहीं हो रही थी। तो लोकेशन 1 सॉर्टेड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब जो हमारी लोकेशन 1 सॉर्टेड फाइल है वो सॉर्ट हो गई है। तो अब क्या होगा कि ऑल 4 ऑफ दीज एक साथ हो गए, चारों लाइन्स। तो इनको अब लिनक्स सब पकड़ लेगा कि एक्चुअली ये 3 नहीं थे, ये 4 थे। तो 4 में से 3 रिमूव हो जाएंगे एंड विल ओनली हैव 1 रो फॉर उमर। तो इसको अगर हम ट्राई करें अब यूनिक लोकेशन 1 सॉर्टेड, तो फिर एंड में आपके पास सिर्फ एक बचेगा उमर 575। तो आपकी जो यूनिकनेस वाली प्रॉब्लम थी वो इस तरह से हल हो जाएंगे। नाउ ऑल ऑफ दीज इसमें सारे यूनिक होंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिक कमांड भी हो गई। तो हमने आज पूरी प्रोसेसिंग फाइल्स की कमांड्स इन डिटेल हमने कवर कर लिया। यहाँ पर आज हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। आज है संडे, आपके पास पूरा वीक है ये सारी कमांड्स को रिव्यू करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये सब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो हम ये जो बाकी की कमांड्स हैं इनको कवर करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग कुछ थोड़ा सा ही बाकी है वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट लिनक्स कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चंस अगेन।